नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल सिंह राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल आईपीएस इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। और अब अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर अपन 1 बाय 1 टॉपिक करते हुए पूरा का पूरा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर अपन अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी अपने विभिन्न महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है राजस्थान गवर्नमेंट की या इंडिया गवर्नमेंट की। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की अपन बात करते हैं तो हाल ही में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, पटवारी की एग्ज़ाम है, RS प्री की एग्ज़ाम है। तो उसके हिसाब से उसके सिलेबस को देखते हुए अपन यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर करेंगे। और इसके अंदर जो अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था। ठीक है ना, वो अपन यहाँ से एक टॉपिक ले लेते हैं, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो उसके लिए अपन सबसे पहले संविधान की परिभाषा देख लेते हैं कि संविधान होता क्या है, और उसके फिर अपन उसमें बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, किसी भी देश के शासन संचालन के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व होता है, जो कि लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है। यानी कि लिखित भी हो सकता है, कई देशों में लिखित संविधान है, कई देशों में अलिखित संविधान है। तो अपना इंडिया का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये अपन को ध्यान रखना, संविधान क्या होता है, लिखित अथवा अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब अपने इंडिया में संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था वो अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उसके साथ इसमें क्या दिया हुआ है, संविधान के द्वारा शासन के अंगों की स्थापना की जाती है। शासन के अंग कौन कौन से होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसलिए KM मुंशी ने संविधान को राज्यों की आत्मा की संज्ञा दी है। इसलिए KM मुंशी ने क्या दिए, संविधान को राज्यों की आत्मा की संज्ञा यहाँ से दी हुई है। तो ये एक अपने को याद रखने वाला पॉइंट हो गया कि संविधान को राज्य की आत्मा की संज्ञा किसने दी, यानी कि राज्य की आत्मा। तो राज्य की आत्मा संविधान को कहा किसने, KM मुंशी ने। ये यहाँ से अपने को एक लाइन याद करनी है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। तो भारत के संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया, तथा भारत में संविधान निर्माण की मांग या स्वतंत्रता आंदोलन के साथ भी जुड़ी हुई है। इसके बाद ये कुछ फैक्ट्स है जो अपने मैं आपको बताते चलूँगा एग्जाम में कौन सा आने वाला है और कौन से इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो अपन बात करते रहेंगे। अगला पॉइंट है, 1895 में तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की। यानी कि ये इतिहास का संविधान का इतिहास बताया गया है, किस प्रकार से संविधान की मांग स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, अर्थात भारतीय जनता के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, तथा ब्रिटिश शासन के द्वारा सौंपे गए संविधान को भारतवासी स्वीकार नहीं करेंगे। यह महात्मा गांधी का कथन है। 1928 में लॉर्ड बर्किनहेड के चैलेंज पर सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने संविधान बनाने का प्रयास किया, परंतु उनका यह प्रयास असफल हो गया। इसके बाद 1934 में एम एन राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी, और कांग्रेस ने अपने विशेष अधिवेशन पटना में संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की, जिसे उसने आने वाले अधिवेशनों फैजपुर तथा त्रिपुरी अधिवेशन में दोहराया। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि कांग्रेस ने सबसे पहले अपने कौन से अधिवेशन में संविधान की मांग की। तो यहाँ से ये आपका प्रश्न बन सकता है। तो वो है एक विशेष अधिवेशन था, कौन सा, पटना में। इसने इन्हीं संविधान की मांग को जो इसके आने वाले अधिवेशन थे फैजपुर और त्रिपुर में इसको दोहराया। अगला अपना जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। बोला एक संविधान सभा का गठन करेंगे, फिर संविधान की उन्होंने मांग की। तो जो अपने पहला पेज पढ़ा वहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो अपने को समझना संविधान होता है क्या है। संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का एक समूह होता है, और भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और ये अपने को ध्यान रखना है। एक अपने को ध्यान रखना है, संविधान को राज्यों की आत्मा की संज्ञा किसने दी है। तो संविधान को राज्यों की आत्मा की संज्ञा KM मुंशी ने दी है। अब देखो, अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। यानी कि जो अगस्त प्रस्ताव है उसके माध्यम से ये कहा गया कि भारत में जो है अपने संविधान का निर्माण करेंगे, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसमें संविधान सभा के मुख्यतः सदस्य भारतीय होंगे। यानी इस अगस्त प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था कि संविधान सभा के मुख्यतः सदस्य भारतीय होंगे। मुख्यतः का मतलब भारतीय होंगे, इसके अलावा बाहरी भी होंगे। तो बाहरी सदस्यों को अपने इसमें स्वीकार नहीं किया, इसलिए अगस्त प्रस्ताव को भारतीय लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 1942 के क्रिस मिशन में ब्रिटिश शासन द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई, अर्थात भारतीय जनता वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण करेगी तथा संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। अब देखो, अब यहाँ से अपने क्वेश्चन आना चालू होते हैं। जैसे 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। 1946 कैबिनेट मिशन
के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसमें वर्तमान भारतीय संविधान का निर्माण किया। पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन ने क्या किया? संविधान सभा का निर्माण। ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का निर्माण किया और उस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। उस कैबिनेट मिशन का गठन कब? 1946 में। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा, यानी कि पहला प्रश्न 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करना एवं संविधान सभा का निर्माण करना था। तो यहाँ से अपना एक क्वेश्चन हो गया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। और कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य कितने थे? वो अपने को ध्यान रखना है, 3। अब देखो 3 कौन कौन थे, ये प्रश्न ध्यान रखना है। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये तो कैबिनेट मिशन के थे अध्यक्ष। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, तो ये 3 सदस्य थे। प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? जब अपने को 3 पता है तो चौथा अपना आंसर अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ध्यान रखना, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 लोग इसके अंदर थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी? 3। और कौन कौन? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। अब देखो इस कैबिनेट मिशन ने कुछ बातें कही, वो क्या क्या थी? देखो, पहली बात, इस संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ये पहली लाइन थी। दूसरी बात, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि जो कैबिनेट मिशन आया उसने संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की बात बताई? तो उसने संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की बात की। कितने सदस्यों की बात की? 389 सदस्यों की इसमें बात की। देखो, इन 389 सदस्यों के अंदर कौन कौन थे? 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि सीधे ब्रिटेन शासन के अधीन थे या ब्रिटिश प्रांतों से। 93 जो देशी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश आप इनको बोल सकते हो। अब देखो 4, 93 और 292 को जो आप जोड़ोगे तो 389 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से संविधान सभा में सदस्यों की इन्होंने व्यवस्था की। अब यहाँ से अपने को ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की व्यवस्था थी? 389। उनमें देशी रियासतों से कितने थे? 93 और ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292 और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से कितने थे? तो 4। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बन सकता है एग्जाम में? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान में तो एक ही, अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर हो गया। दूसरा हो गया कुर्ग, कर्नाटक में। एक हो जाएगा आपके बलूचिस्तान और एक आपके हो जाएगा दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र आपके हो गए। तो यहाँ से ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र याद रखना। अगला, संविधान सभा का जो एक सदस्य है वो 10 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा और जनसंख्या को 3 भागों में विभाजित किया गया, साधारण जनसंख्या, मुस्लिम और सिख। इसके बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत होंगे। जो 93 देशी रियासतों के सदस्य अपन देख रहे हैं, ये सीधे के सीधे क्या होंगे? मनोनीत होंगे, नॉमिनेट होंगे। 5वां, नया संविधान का निर्माण होते ही सभी दलों का मिलाकर अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो यहाँ तक अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते थे वो अपन देख रहे हैं। जुलाई 1946 में 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। देखो 296 सदस्यों के लिए चुनाव क्यों हुए? अपने को पता है कैबिनेट मिशन में अपने कितने सदस्यों की बात की? 389 की बात की थी। उनमें से क्या था? उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे प्लस 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे, तो ये 296 हो गए। तो जुलाई 1946 में 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। अब आप सोच रहे हो बाकी 93 में क्यों नहीं हुए? तो वो अपन ने एक पॉइंट पढ़ा 4 नंबर का। देखो, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्या होंगे? मनोनीत होंगे, तो इनके चुनाव कराना जरूरी था नहीं। तो आपको पता चल गया 296 सदस्यों के लिए चुनाव क्यों हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यानी कि भारतीय संविधान कब बन के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। तो इस दिन जो संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हुआ, ठीक है ना, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। पूर्ण रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। इस दिन आंशिक रूप से भारतीय संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो देखो अब अपन देखते हैं,
अब उस दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सी तिथि थी? देखो, मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी 2006। तो ये अपने को ध्यान रखना है, विक्रमी संवत कौन सी? 2006 की साल थी वहाँ पे, और माघ का महीना था और शुक्ल साते थी। शुक्ल सप्तमी के दिन ये संविधान लागू हुआ था। तो अब देखो, एक नीचे लाइन लिखी हुई इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकती है। उपयुक्त विषय से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी तथा आंशिक रूप से मनोनीत निकाय था। यानी कि प्रश्न आ सकता है, भारतीय संविधान सभा एक थी। ऑप्शन ए हो सकता है निर्वाचित, बे मनोनीत, तीसरा हो सकता है आंशिक रूप से मनोनीत, आंशिक रूप से निर्वाचित, चौथा हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा आंशिक रूप से मनोनीत, आंशिक रूप से निर्वाचित। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों के सदस्य मनोनीत थे, जबकि ब्रिटिश प्रांतों से और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से जो लोग थे वो क्या थे? निर्वाचित थे। तो जो भारतीय संविधान सभा जो बनी थी, वो कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा बनाई थी, जो उसमें आधे लोग मनोनीत थे, आंशिक रूप से मनोनीत थी, वो आंशिक रूप से निर्वाचित थी। तो यहाँ से अपने को ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल अपने को एकदम क्लियर रखना है। आगे अपन बात करते हैं, तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली किस प्रकार की थी? तो देखो, प्रथम बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को। ये एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, और इसका अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फ्रांस की तरह संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्यों को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रथम बैठक में देखो प्रश्न आएगा, प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक कब? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक कब? 9 दिसंबर 1946। और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा, 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया और 9 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें देखो क्या क्या था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और हरीश चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। और संवैधानिक सलाहकार BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। तो अपन जो देख रहे हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली, और इसमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं वो अपन ने देखा। प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, और इसमें अध्यक्ष अपन ने किसको बनाया है? सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है ना भाई, अस्थायी अध्यक्ष इन्हीं को क्यों बनाया? तो ये क्या एक फ्रांस की प्रणाली है। इसमें क्या था कि जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको क्या बना देते हैं? अध्यक्ष बना देते हैं। तो जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसमें सबसे वरिष्ठ आदमी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इनको अपन ने बना लिया, और इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने इसमें के अंदर भाग लिया। दूसरी बैठक अपन देखते हैं 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को हुई। अब दूसरी बैठक में अपन ने क्या कर लिया? स्थायी अध्यक्ष तैयार कर लिया, और स्थायी अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं पर अपने एक उपाध्यक्ष भी तैयार किया। उपाध्यक्ष थे हरीश चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार यहाँ पे थे BN राव। ये दूसरी बैठक की बात थी। अब देखो आगे अपन देखते हैं तीसरी बैठक। तीसरी जो बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक के अंदर बढ़िया चीजें क्या हुई वो देखो। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे रखा। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो यहाँ से अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946, और जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ रखा क्या? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे संविधान सभा के सदस्यों ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। अब आपको पता है यही वही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहा है, और यहाँ से भारत के भावी स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि जो ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यही आगे जाके भारतीय संविधान में किसका रूप ग्रहण कर लेती है? प्रस्तावना का रूप ग्रहण कर लेती है। और यही प्रस्तावना अपन इसमें अगला टॉपिक के रूप में इसको पढ़ेंगे अपन। तो एक चीज यहाँ से अपने को पता होनी चाहिए, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, जो ये प्रस्तावना है, तो अपने कई बार प्रश्न आता है कि ये प्रस्तावना भारत ने कौन से देश से ग्रहण की है। तो अपने को यहाँ से इस चीज को क्लियर कर लेते हैं साथ साथ में कि जो ये प्रस्तावना है इसको भारत ने ग्रहण किया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। और एक प्रश्न आता है प्रस्तावना की भाव तथा भाषा, ये भारत ने कहाँ से ग्रहण की है? यानी जो भाषा है उसकी वो अपने ली है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे सामने क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आगे अपन बात करते हैं। तो
प्रारूप समिति की बात करते हैं। प्रारूप समिति से संबंधित अपने क्वेश्चन खूब आते हैं और उसके बारे में थोड़ी अपन चर्चा यहाँ से कर लेते हैं। तो देखो, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अन्य नाम है प्रारूप समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति। तीन इसके नाम हो गए। ड्राफ्ट कमेटी भी अपन इसको कहते हैं। बी.एन. राव के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय संविधान के प्रारूप को रखा गया, यानी कि बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप रखा, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त, कितनी तारीख थी, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रश्न आ सकता है, प्रारूप समिति का गठन किस लिए किया गया? भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए नहीं, बी.एन. राव के द्वारा जो भारतीय संविधान का प्रारूप रखा गया उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, न कि उसका निर्माण करने के लिए। प्रारूप तो बी.एन. राव ने रख दिया था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। और वो कब? 29 अगस्त 1947, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या थी कितनी? 7। कितनी थी? 7 सदस्यों की संख्या थी। कौन कौन लोग थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी एकमात्र मूलतः कांग्रेसी इसके अंदर शामिल थे। मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव और टी कृष्णमाचारी, ये इसके अंदर 7 सदस्य थे। तब भी अगर थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का बनता है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन अगर इसमें बनता है, तो वो पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारतीय जो संविधान के लिए जो प्रारूप समिति थी उसमें कौन सा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। तो इसके लिए अपने को 7 सदस्यों की जानकारी होनी चाहिए। इन 7 सदस्यों की आपकी जानकारी होगी तो आप उसमें से उत्तर फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ से जो प्रश्न बन सकता था, वो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947, सदस्यों की संख्या 7, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक योगदान रहा, इसलिए अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक व शिल्पी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान का जनक व शिल्पी किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब देखो आगे कि अंबेडकर जो है संविधान सभा में का चयन कहाँ से हुआ? तो बंगाल के पूर्वी भाग से, बंगाल के पूर्वी भाग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के लिए चयन हुआ था। परंतु देश विभाजन के पश्चात अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। तो यहाँ से जो 3-4 क्वेश्चन बनेंगे इस पेज से, वो अपन ने देखा कि प्रारूप समिति, इसके अन्य नाम क्या है? मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, और इसका गठन क्यों हुआ? बी.एन. राव के द्वारा सर्वप्रथम जो भारतीय संविधान का प्रारूप रखा गया उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ। और कब हुआ? 29 अगस्त 1947। डेट याद रखनी बहुत जरूरी। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी? 7। और इन सातों के नाम याद होने बहुत ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रारूप समिति में शामिल नहीं था, तो ये तभी अपने को पता होगा जब ये सातों के सातों नाम याद हो। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव और टी कृष्णमाचारी। और भारतीय संविधान का जनक और शिल्पी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो, प्रारूप समिति अपन ने देख ली। अब दो जो समितियां दी हुई है इनके अध्यक्ष का अपना को नाम ध्यान रखना है। तो दो नीचे दी हुई है, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। इन दोनों का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों की समिति, इसका भी अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति, इसका अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, और संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति, तो झंडा समिति में का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इसके अंदर अपन कई बुक में पढ़ते हैं जे.बी. कृपलानी। तो जे.बी. कृपलानी का झंडा समिति से कोई संबंध नहीं है। ये आप लोगों को स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बढ़िया प्रश्न है। कई पुरानी किताबों में आपको जे.बी. कृपलानी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है इसमें कृपलानी का इस समिति से कोई संबंध नहीं है। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, अब अपन देखते हैं कि संविधान सभा ने और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई। ये डेट अपने को ध्यान रखनी है। कब? 22 जुलाई 1947। अगली डेट अपने को ध्यान रखनी है 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।
और इसके बाद अपने को ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को मान्यता प्रदान की गई और राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। ये 24 जनवरी 1950 की बात है। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी जिस पर 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हो गया, पूर्ण रूप से लागू हो गया। और कभी प्रश्न आ जाए आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपने को ध्यान रखना है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 आंशिक रूप से लागू होने की ये डेट थी। अब देखो संविधान का आंशिक रूप से लागू होना, तो अनुच्छेद 394 के अंतर्गत लगभग 15 अनुच्छेदों को जिसका संबंध नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद तथा संक्रमणकालीन उपबंधों से था, इन्हें 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। भारत का संविधान इसीलिए आंशिक रूप से यहाँ से लागू हुआ। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ ये अपन बात कर चुके हैं, 26 जनवरी 1950। और निर्माण में समय कितना लगा, तो 2 साल 11 माह 18 दिन पूर्ण होने में। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना प्रत्यक्ष संविधान है क्योंकि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत JNK को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। JNK का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। लेकिन हाल ही में अपने को पता है, ये पहले की बात है, हाल ही में अपन इसका ये भारतीय संविधान के अंदर ये जम्मू कश्मीर राज्य अब आ चुका है। अब ये अनुच्छेद 370 अपन ने हटा दिया है, तो ये पुरानी बात थी। फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कब हुआ था, अलग से जो था वो था 26 जनवरी 1957। 26 जनवरी 1957। वर्तमान में अनुच्छेद 370 निष्क्रिय है। राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 12। ये क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि राजस्थान से संविधान सभा में कुल सदस्य कितने, तो राजस्थान से संविधान सभा में कुल सदस्य 12। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं का प्रावधान किया गया था। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में कुल, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी और बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला जो भारतीय संविधान सभा में थी, तो बेगम अयाज रसूल। संविधान लागू होने के समय भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे तथा 12 अनुसूचियां, संविधान लागू होने के समय कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। और वर्तमान समय में परिवर्तन इतना ही हुआ है कि जो अनुसूचियां हैं वो 4 ऐड होकर कितनी हो गई है, 12, और भाग कितने हैं, 22, और अनुच्छेद कितने हैं, 395। तो धन्यवाद दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और आगे का अपना टॉपिक इसमें लेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, वो इसकी अपन साथ साथ ही इसके अगले टॉपिक के रूप में कंप्लीट कर देंगे। और इसको आप वीडियो को 2-3 बार देखें, समझें, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।